नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपीएमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ अ वेव इज v इक्वल्स टू 200 sin ओमेगा टी प्लस 100 sin 3 ओमेगा टी प्लस 50 sin 5 ओमेगा टी। इफ इट इज मेजर्ड विद द हॉट वायर वोल्टमीटर व्हाट विल बी इट्स रीडिंग। एक तरंग का तत्कालिक वोल्टेज vt 200 sin ओमेगा टी प्लस 100 sin ओमेगा टी प्लस 50 sin ओमेगा टी है। यदि इसे हॉट वायर वोल्टमीटर से मापा जाता है तो रीडिंग क्या होगी। ए 100 वोल्ट, बी 162 वोल्ट, सी 200√2 वोल्ट एंड डी 350/√2 वोल्ट। दोस्तों अगर हमें किसी हॉट वायर का आरएमएस मान निकालना है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। उस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर लेना। वो होता है VRMS होल अंडर रूट VM/√2 का होल स्क्वायर प्लस VM1/√2 का होल स्क्वायर प्लस VM2/√2 का होल स्क्वायर डैश 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 VMN/√2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे VM क्या है, ये है पीक वोल्टेज। सेम अगर पीक करंट होता तो यहाँ पे IM आ जाता VM की जगह। तो हमें VM1 का मान दे रखा है, कितना है 200, ये जो वैल्यू है 200 sin ओमेगा टी। VM2 कितना है 100 और VM3 कितना है 50। मैंने कौन सी वैल्यू उठाई है दोस्तों, ये 200, ये 100 और ये 50। ये क्या है, ये पीक वोल्टेज है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर अपॉन में √2 प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन में √2 प्लस 50/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 200 इंटू 200 अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस 100 इंटू 100 अपॉन में 2 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में 2। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 200 इंटू 200 कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन में 2, 100 इंटू 100 10,000 अपॉन में 2 प्लस 50 इंटू 50 2500 अपॉन में 2। इस सबको 2 से काट देते हैं तो ये बचेगा 2000, सॉरी ये बचेगा 20,000 प्लस ये बचेगा 5,000 और ये बचेगा 1250। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 26250 और 26250 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 162.01 वोल्ट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 0.25 वोल्ट एंड 0.125 वोल्ट। फाइंड द फॉर्म फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटिंग वेव। एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0.25 वोल्ट और 0.125 वोल्ट है। वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना करें। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज अपॉन में एवरेज वोल्टेज। दोनों का मान हमें दे रखा है। आरएमएस वैल्यू कितनी है 0.25, एवरेज वैल्यू कितनी है 0.125। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाए। यहाँ पे इसके आगे 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा 250 अपॉन में 125 और 125 से 250 कितने टाइम जाता है, 2 टाइम जाता है। तो फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर बराबर हो जाएगा 2 के। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस आर नोन एज। किसी नाभिक से शीतलता से जुड़े कर्षक शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। ए इमूवेबल इलेक्ट्रॉन, बी फ्री इलेक्ट्रॉन, सी नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन एंड डी होल्स। ये जो सेल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। अब वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के न्यूक्लियस से काफी लूजली अटैच होते हैं और उन्हीं को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में ये इतने ज्यादा लूजली अटैच होते हैं कि इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली देखें तो ये फिर भी अटैच होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्रैक्टिकली इतना ज्यादा वीक होता है, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी मटेरियल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हुए तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वो मटेरियल मेटल कहलाया जाएगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जितने भी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी लूजली बॉन्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं और उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 4 से ज्यादा होगी और उस केस में वो मटेरियल बन जाते हैं नॉन मेटल, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, नियोन। और इंसुलेटर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है तो वो इजीली मूव नहीं कर सकते
और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। और लास्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एग्जैक्टली 4 होते हैं, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, एग्जैक्टली 4। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ मेटल की तरह होता है और कुछ नॉन मेटल की तरह होता है, यानी कि कुछ कंडक्टर की तरह और कुछ इंसुलेटर की तरह। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इनकी प्रॉपर्टी को अगर हमें चेंज करना है, यानी कि अगर हमें सेमीकंडक्टर को कंडक्टिव बनाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डोपिंग करते हैं। 2 तरह की डोपिंग होती है, एक पी टाइप डोपिंग, एक एन टाइप डोपिंग। सेमीकंडक्टर की मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 है द एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन द मेटल सरफेस ट्रांसफर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल टू इनेबल देम टू हैव द सरफेस इज क्लासिफाइड एज। धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम बनाती है। इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? एक थर्मोनिक इमिशन, बी फील्ड इमिशन, सी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड डी सेकेंडरी इमिशन। दोस्तों लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटोन्स। और उन फोटोन्स में या उन पार्टिकल्स में लाइट के एनर्जी होती है और उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है एच वी। जो एच होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट और वी क्या है, लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो जब लाइट मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है या मेटल सरफेस पे पड़ती है, तो उस केस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है फोटोन की या जो एनर्जी होती है लाइट पार्टिकल की, वो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाती है। अभी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं, और क्योंकि जो लाइट एनर्जी है उसके पास पार्टिकल्स है, कौन से, फोटोन्स हैं, और फोटोन्स के पास अपनी एनर्जी है। तो जब लाइट एनर्जी मेटल्स पे पड़ती है और जो लाइट की एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाती है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी की वजह से इजेक्ट हुए हैं उन्हें ही बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्वेश्चन नंबर 25 है इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज। किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर डैश है। ए 0 EV, बी ओवरलैप्ड, सी इन ऑर्डर ऑफ 100 EV एंड डी ऑफ 1 EV। दोस्तों 3 तरीके के एनर्जी बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड और तीसरा होता है फॉरबिडन बैंड, जिसे हम बैंड गैप भी बोलते हैं। वैलेंस बैंड के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से वैलेंस बैंड को फिल कर लेते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। जो डिग्री पे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड का, उसे बोला जाता है फर्मी लेवल। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और जो फॉरबिडन बैंड होता है दोस्तों, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है। तो जो फॉरबिडन बैंड की विड्थ है या फॉरबिडन बैंड की रेंज है, वो डिफाइन करती है कि कौन सा मटेरियल इंसुलेटर होगा, कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है उसको कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो पूरी तरीके से खाली होता है। और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है या बैंड गैप होता है वो कितना होता है, वो 3 EV का होता है या उससे ज्यादा का होता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर में ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है वो ओवरलैप करता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होता है। तो बैंड गैप कितना हुआ इसमें, बैंड गैप नियरली अबाउट 0 हुआ। तो अगर वैलेंस बैंड में हल्की सी भी एनर्जी गई तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप कर देते हैं कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जब वो जंप करते हैं इसकी वजह से होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसी वजह से मेटल के अंदर काफी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है। और जो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है वो फिल्ड रहता है कंप्लीटली पूरी तरीके से, जैसे कि इंसुलेटर के केस में था, लेकिन जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वो अराउंड 1 EV का रहता है। तो क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में केवल गैप 1 EV का है, तो जब वैलेंस बैंड को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डोपिंग का सहारा लेते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 EV। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सर्किट। निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन चुने। तो हमें ये एक डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम से हमें एक कथन को सही बताना है। ऑप्शन ए है D इज ऑन एंड D2 इज ऑफ। ऑप्शन बी है D1 एंड D2 बोथ आर ऑफ। ऑप्शन सी है D1 इज ऑफ एंड D2 इज ऑन, एंड ऑप्शन डी है D1 एंड D2 बोथ आर ऑन। तो अगर आप इस क्वेश्चन में इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो
करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर करंट यहाँ गया होगा और यहाँ डिवाइड हुआ होगा। तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है। तो डायोड D1 तो कंडक्ट कर देगा, यानी कि डायोड D1 तो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायोड D2 की बात करें, जब करंट यहाँ से गया तो डायोड D2 तो भाई ऑन होगा नहीं, क्योंकि डायोड रिवर्स वाइज में ऑफ पोजीशन पे रहता है या ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो केवल डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 विल बी ऑन एंड D2 विल बी ऑफ। तो अगर क्वेश्चन में हम D1 को सिलिकॉन डायोड मान ले और सिलिकॉन डायोड का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो D1 हो गया 0.7 वोल्ट, तो करंट निकल के आएगा E1 माइनस E2 माइनस VD। तो E1 क्या है 24 वोल्ट, E2 क्या है 4 वोल्ट और VD क्या है सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज अपॉन में R रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4 माइनस 0.7 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 9.65 मिली एम्पेयर। तो अभी बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, तो D1 विल बी ऑन एंड D2 विल बी ऑफ। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन एंड इट इज यूज्ड इन एन ऑसिलेटर। डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है और इसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ए टनल डायोड, बी फोटो डायोड, सी लाइट एमिटिंग डायोड एंड डी जिनर डायोड। दोस्तों टनल डायोड के अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है और उसको ऑसिलेटर की तरह यूज करा जाता है। हम थोड़ा सा टनल डायोड के बारे में पढ़ लेते हैं। टनल डायोड को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज करा जाता है, सच एज माइक्रोवेव रेंज, क्योंकि टनल डायोड की जो स्विचिंग एबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। और टनल डायोड को कहाँ का यूज करा जाता है? इसको एम्पलीफायर में यूज करा जाता है, उसे ऑसिलेटर में यूज करा जाता है, इसे मॉड्यूलेटर में यूज करा जाता है, इसे डीमॉड्यूलेटर में यूज करा जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अंदर होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है। लेकिन पीएन जंक्शन और टनल डायोड में एक मुख्य डिफरेंस होता है। पीएन जंक्शन जो होता है वो नॉर्मली डोप्ड होता है, यानी कि पीएन जंक्शन में नॉर्मल अशुद्धि होती है, लेकिन जो टनल डायोड होता है वो हेवीली या काफी भारी मात्रा में उसकी डोपिंग की जाती है। तो जब हम टनल डायोड को फॉरवर्ड बाइस रीजन में पीक वोल्टेज देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने VP दे रखा है, इस डायग्राम में देखना या इस ग्राफ को देखना, तो ये पीक वोल्टेज है। उस केस में टनल डायोड अपने पीक करंट पे काम करेगा। और जब पीक वोल्टेज के बाद हम टनल डायोड का वोल्टेज और इंक्रीज करते हैं, यानी कि उस केस में क्या होगा, अब उस केस में टनल डायोड का जो करंट लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि टनल डायोड अब सैचुरेशन रीजन में चला गया है। सैचुरेशन रीजन वो रीजन होता है जिसके बाद हम कितना भी वोल्टेज या कितना भी करंट इंक्रीज कर दे इक्विपमेंट में, उसके अनुपातिक कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो जब हम इसका वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करते हैं तो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो टनल डायोड का करंट है वो गिरना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से टनल डायोड के अंदर एक नेगेटिव रीजन बन जाता है। ये जो रीजन देख रहे हैं जो ब्लैक से मार्क्ड है, ये क्या है? ये है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और जिसकी वजह से एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्रिएट होता है। तो इसी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की वजह से टनल डायोड ऑसिलेटर की तरह, एम्पलीफायर की तरह या स्विचिंग सर्किट की तरह काम करता है। और ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर वो एक डिवाइस होता है या वो एक सर्किट होता है जो डीसी को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टनल डायोड। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ कॉमन बेस कनेक्शन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.9 इफ द एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पेयर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। एक सामान्य आधार कनेक्शन में धारा प्रबंधक कारक 0.9 है। यदि उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पेयर है तो बेस धारा का मान निर्धारित करें। ए 0.1 मिली एम्पेयर, बी 0.01 मिली एम्पेयर, सी 0.2 मिली एम्पेयर एंड डी 1 मिली एम्पेयर। तो इस क्वेश्चन में हमें बेस करंट निकालना है। हमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर दे रखा है 0.9, एमीटर करंट हमें कितना दे रखा है 1 मिली एम्पेयर। तो बेस करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो होता है एमीटर करंट मल्टीप्लाई में 1 माइनस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या अल्फा। तो 1 इंटू 1 माइनस 0.9, तो 1 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्विवेलेंट टू बीटा इक्वल्स टू 49 विद रिस्पेक्ट टू बीजेटी एम्पलीफायर। बीजेटी एम्पलीफायरों के संबंध में बीटा बराबर 49, अल्फा का मान क्या होगा? तो एक और रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। ये रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, सॉल्विंग के साथ साथ इन रिलेशन को आप याद करते रहो। इन फॉर्मूले के अलग से नोट्स बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाले हैं, ताकि आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। यहाँ पे बीटा क्या है? कॉमन एमीटर करंट गेन, और अल्फा क्या है? बेस करंट गेन। तो बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इजीली निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 49, 1 प्लस 49, तो अल्फा हो जाएगा 49 अपॉन में 50 विच इज इक्वल्स
से 0.98। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.98। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आईसी फॉर द गिवन एम्पलीफायर। दिए गए एम्पलीफायर के लिए आईसी का मान ज्ञात करें। ए 0.625 मिली एम्पियर, बी 6.25 मिली एम्पियर, बी 5.5 मिली एम्पियर एंड डी 5.75 मिली एम्पियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ है, वो दे रखा है 0.5 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस का मान हमें पता है कितना है 800 ओम। तो आई क्या होता है, वो होता है V अपॉन में R। तो इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है यानी कि IC निकालना है। तो IC कितना हो जाएगा, VC अपॉन में RC। VC है 0.5 और RC है 800। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 मिली एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.25 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ द कलेक्टर करंट चेंज फ्रॉम 2 मिली एम्पेयर टू 3 मिली एम्पेयर इन अ ट्रांजिस्टर व्हेन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 2 वोल्ट टू 10 वोल्ट, फाइंड द आउटपुट रेजिस्टेंस। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ने पर यदि ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 2 मिली एम्पेयर से 3 मिली एम्पेयर हो जाती है तो उसका आउटपुट प्रतिरोध क्या होगा। ए 2 किलो ओम, बी 6 किलो ओम, सी 4 किलो ओम एंड डी 8 किलो ओम। दोस्तों कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ, कलेक्टर करंट चेंज वो 2 मिली एम्पेयर से 3 मिली एम्पेयर हुआ, और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कितना चेंज हुआ, वो 2 वोल्ट से 10 वोल्ट हो गया। हमें आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है। आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, RO इक्वल्स टू, R का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, पहले हम वो देख लेते हैं, V अपॉन में I। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल VC अपॉन में डेल IC। यहाँ पे मैंने डेल क्यों लिखा है, डेल बताता है चेंज, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हुए हैं। तो डेल VC कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट से 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट यानी कि 8 वोल्ट का डिफरेंस आया था, और करंट में कितना डिफरेंस आया था, 3 मिली एम्पेयर से 2 मिली एम्पेयर हुआ था यानी कि 1 मिली एम्पेयर का करंट में डिफरेंस आया था। अब 1 मिली एम्पेयर को हम एम्पेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -3, या RO क्या हो जाएगा 8000 ओम, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 किलो ओम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 किलो ओम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।